सभी किसान भाइयों एवं लाइव सेशन में जुड़े हुए व्यूअर्स का मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान संचार की ओर से हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, प्रतिदिन हम सुबह 11 बजे फेसबुक लाइव सेशन करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपसे रूबरू होते हैं तथा आपके मन चाहे सवालों का जवाब हम अथक प्रयास करते हैं कि हम वो दे सकें। हर दिन कुछ न कुछ ज्वलंतशील मुद्दे, कुछ न कुछ जरूरी बातें एवं जानकारी हम आपसे साझा करते हैं, इसी अथक प्रयास के साथ कि कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, किसान भाई एवं अन्नदाता को जानकारी से वंचित ना रह पाए। इफ्को किसान की यही हमेशा कोशिश है। आज जो हम जिस ज्वलनशील मुद्दे पे बात करेंगे, जिस विषय पे बात करेंगे, ये ऐसा विषय है जिसके बारे में जानता तो सब कोई है, परंतु हमेशा सोच विचार करता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं इससे इनकम प्राप्त कर सकता हूँ? कहीं इसको करने से मेरे को बीमारियां तो नहीं हो जाएंगी? कहीं आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? एक अजीब किस्म का मेंटल ब्लॉकेड इस विषय के ऊपर किसानों के दिमाग में या किसी भी व्यक्ति के मन में भ्रांति फैली हुई। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ मधुमक्खी पालन के विषय, मधु या शहद, जिसे हम नित्य सेवन तो बड़े ही अच्छे से करते हैं और इसके कई मेडिसिनल फायदे हैं, कई अधिक लाभ हैं, परंतु जब इसकी पालन की बात आती है, इसके डोमेस्टिकेशन की बात आती है, इससे आय सृजन की बात आती है, तो कई लोग इसके पीछे भागते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है एक उद्यमी बनने का सफर, मधुमक्खी पालन से लेकर शहद बिक्री तक। जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देना चाहूंगा। यह एक उद्यमी है, व्यवसायी है, या तो अगर हम आजकल की भाषा में कहें, जो पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है उसमें हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर हैं। ये डायरेक्टर हैं रॉयल फार्मिंग एवं बी सोसाइटी के। ये डॉक्टरेट हैं बायोटेक्नोलॉजी से तथा पढ़ाई की उत्तम शिखर को प्राप्त करते हुए ये डॉक्टरेट तक सीमित नहीं रहे, इन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट किया है और पोस्ट डॉक्टरेट करने के बाद ये रिसर्च फेलो रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मंस्टर जर्मनी में। जर्मनी के बाद इन्होंने उसके बाद ये गए एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इजराइल और वहां पे इनको मधुमक्खी पालन पे इनको रुचि प्राप्त हुई, रोचकता आई तथा वहां पे उन्होंने सीखा एवं वो आगे बढ़े। अगर इनके अवार्ड्स, रिकग्निशन एवं इनकी मान्यताओं की मैं बात करूं तो दिन कम पड़ जाएगा, आज फहरिस्त इतनी लंबी है। 30 से ज्यादा इनके इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स हैं, 3 बुक चैप्टर्स हैं तथा नेचर, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही सर्वोत्तम रिसर्च जर्नल माना जाता है, उसमें भी इनके कई इंटरनेशनल जर्नल्स, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं। मैं देख सकता हूं 15 से 16 लोग जुड़ चुके हैं। धीमे धीमे ये क्राउड और बढ़ेगा, लोग हमसे ज्यादा जुड़ेंगे। संदीप नायक, नीलेश चौधरी, यतिन पटेल, करुणेश जी, सबका हार्दिक आपका स्वागत है। धीमे धीमे भीड़ बढ़ रही है, तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर डॉक्टर नितिन कुमार सिंह का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार किसान भाइयों को, सबको नमस्कार। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जो है देख सकते हैं, करीबन 15 से 20 लोग अभी लाइव हो चुके हैं हमारे साथ, श्रोता बंधु हैं और कई लोगों ने आपको जो है अभिवादन भी दिया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब चलिए बढ़ते हैं आज हम अपने पहले सेगमेंट की ओर। डॉक्टर साहब, जैसा आपने अपने जीवन का काफी काल जर्मनी, इजराइल, बड़े बड़े देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में बिताया, वहां पे आपने कई उन्नत पढ़ाइयां की तथा मधुमक्खी पालन की ओर आपकी रुचि भी जाहिर हुई। परंतु ऐसी क्या बात रही, ऐसी क्या आपके मन में आई कि इतने बड़े बड़े जगहों पे रहने के बाद आपको आपकी माटी ने खींच लाया और आपने ये सोचा कि जो भी ज्ञान मैंने यहाँ अर्जन किया है, इसका इस्तेमाल या फिर इसका मैं प्रयोग अपनी मातृभूमि में करूंगा। ये कौन से फैक्टर्स थे जो आपको खींच लाई है यहाँ भारत में और उद्यमता करने में आपको सहायता कर रही है? जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। मैं 15 साल से हिंदुस्तान से बाहर रहा और हमेशा 2 इंसेक्ट पे, 2 कीटों पे मेरे काम हुए। एक सिल्कवर्म बॉम्बिक्स मोरी और दूसरा आपका मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। जब बी कीपिंग के दौरान मैं जब इजराइल में था तो वहाँ पे मेरी बॉस डॉक्टर विक्टोरिया सोरोकर थी
उनका जो काम करने का तरीका था वो किसानों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा सा अपने आप को काम करती थी। और उनको देख के ये लगा कि क्यों ना ये जो टेक्नोलॉजी मैं यहाँ सीखा हूँ वो केवल मेरे पब्लिकेशन तक सीमित ना रह के हम उसको ग्राउंड लेवल पे भी उतारा जाए। और यही यही सोच के मैंने अपने पिताजी से भी बात की और उनका बहुत बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो कहे कि ठीक है, अभी आपको मैं आप ये बताना चाहता हूँ, अभी मेरी वहाँ जॉब का टेन्योर 2 साल बचा हुआ था, बीच में ही मैंने उसको रिजाइन करके और हम हिंदुस्तान वापस आ गए। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों आके अपना स्टार्टअप यहाँ स्टार्ट कर दिया मधुमक्खी पालन का, अपने ब्रदर निमित सिंह के सहयोग से। और आज के डेट में मैं ये कहता हूँ, मैं तो एक किसान मधुमक्खी पालन कराने में बहुत गर्व महसूस करता हूँ। और साथ में और ही गर्व महसूस होता है जब मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे साथ लखनऊ से अगल बगल सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, आपके हरदोई से कई नौजवान जो कृषि में उतनी बैचलर डिग्री लेके और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और यही मेरी आज के डेट में आपके सामने में उन सारी किसानों को, अपने भाइयों को प्रणाम करता हूं कि वो मेरे साथ मुझे एक सपोर्ट किए कि भैया आओ और हम आपके साथ मिलके हम मधुमक्खी पालन एक नई टेक्नोलॉजी, नई ऊर्जा के साथ करते हैं। और हम उसमें कुछ हद तक हम सफल भी हुए। अभी रास्ते बहुत दूर तक चलनी है हमें, और हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और साथ में इफको हम सबको सहयोग देंगे और हम आगे इसको और डेवलप करेंगे मधुमक्खी पालन को। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से आपने अपना सफर शुरू किया और बाहर बड़े राज्यों में रहने के बावजूद आपको आपकी माटी खींच लाई। हमारे इस सेशन में हम जो है किसानों से जुड़े लाइव सवाल भी लेते हैं। हमारे एक भाई हैं सोनू शर्मा जी, वह ये पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब तो मैं स्वयं ही देना चाहता हूँ। सोनू शर्मा जी पूछ रहे हैं कि सफेदा ट्री लगा है और टिड्डे से बचने के लिए क्या उपाय, प्लीज मुझे बताइए। सोनू जी, टिड्डे से संबंधित जो जानकारी है, हमने अभी टिड्डियों का प्रकोप चल रहा है, हमने इसी इफको किसान पेज पे लाइव सेशन किया था। मुख्यतः जो दवाइयां हैं जैसे डेल्टामेथ्रिन हुई, मेलाथियान हुआ या फिर फेनवल डस्ट, इन दवाइयों को आप अपने निकटतम जो खाद्य एवं रसायन विक्रेता हैं उनसे पूछें, उनसे मांगे तथा इनका यूएलबी स्प्रे के साथ स्प्रे करें तो आपके निश्चित ही निजात होगा। तो बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की ओर। काफी सवालें आ रही हैं क्योंकि ऐसा ये आज का विषय है जिसमें कौतूहल लोगों को काफी है। 20 से ज्यादा लोग लाइव जुड़ चुके हैं और सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिवादन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं हमारे व्यूअर्स को आज आप ये बताएं कि मधुमक्खी पालन है क्या, इसकी मूलभूत बातें क्या है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। मधुमक्खियां मौन समुदाय में रहने वाले कीट वर्ग की एक जीव है। मतलब कीटों वर्ग की मतलब कीड़ों की एक जीव है, कीड़ों की जातियों से आने वाली एक जीव है। और इनको एक कृत्रिम गृह में, मतलब एक तरह से एक लकड़ी के बक्से में इनको पालन किया जाता है। इनको रख रखाव को, मधुमक्खियों को कोई आज के डेट में लकड़ी के बक्से को रखा जाता था, और आज से 100 साल पहले अगर कहा जाए लोकल लैंग्वेज में, गांव की लैंग्वेज में, दौरी कह लीजिए या खैंचे कह लीजिए, उसमें मधुमक्खी के छत्ते को लगा के रखा जाता था। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो हम आम के लकड़ी के डब्बे बनाते हैं और उसमें मधुमक्खी के छत्ते को लगाया जाता है, और उसको इन मधुमक्खियों को रख रखाव को मधुमक्खी पालन कहते हैं। और इस रख रखाव को, इन्हीं मधुमक्खियों को पालन से हमें जो उनके प्रोडक्ट मिलते हैं, जो उनसे चीजें मिलती हैं, वो जो शहद हुआ, मोम हुआ या साथ में पराग हुआ, और यहाँ तक कि परपोलिस हुआ, रॉयल जेली हुआ, जो आने वाले समय में हम आपको एक एक चीज से विस्तार से बताएंगे, इनको प्राप्त किया जाता है और इसी को मधुमक्खी पालन कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीजें हैं जो जानने लायक है किसान भाइयों को, कि अगर वो अपने खेतों में सरसों की खेत हुई, अरहर की खेत हुई, सूरजमुखी की खेत हुई, जिन जिन फूलों में, जिन जिन पौधों में फूल निकलता है या सब्जियां हुई, उन सब्जियों के खेतों में अपने बक्से, अपने 2-4 में, ये नहीं कहता हूँ 50, 2 से स्टार्ट कीजिए काम, और अपने बक्से अपने खेतों के अगल बगल पर रख लीजिए, अपने मेड़ों पर रख लीजिए, रोड के किनारे रख लीजिए। सबसे अच्छी बात है कि इस काम को करने के लिए हमें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है किसी भी विभाग से, और अपने खेतों पर रखा जाएगा तो कम से कम आपकी जो फसल है, जो सरसों हुआ, आपकी सरसों है, उपज चौथाई मतलब 30% तक बढ़ सकता है।
तो मतलब एक पॉलिनेशन, परागण की क्रिया के द्वारा मधुमक्खी पालन से हमारे फसल भी दोगुने होंगे। ये एक बहुत अच्छा है, और मतलब इसमें कोई कोई कुछ काम भी करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मधुमक्खियां करेंगी। आपको बस क्या करना है, प्यार से मधुमक्खियों को अपने खेतों के किनारे रख लीजिए। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ही एक प्रखर बात कही, और एक जो आपने फिगर दिया कि मधुमक्खी पालन से 30% 30% जो खेत की ऐसी उपज है, प्रोडक्टिविटी है, वो खुद ब खुद बढ़ जाती है मात्र मधुमक्खियों के रहने से। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे एक बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं जो प्रतिदिन हमसे जुड़ते हैं, मैं चाहता हूं उनका सवाल मैं आपसे कर लूं। नागेंद्र सिंह राणावत जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उनका टिपिकली सोयाबीन या फिर हरे चना, गेहूं एवं चने या प्याज लहसुन की खेत है उनके पास, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो मधुमक्खी पालन कर सकते? क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा है जो फ्लावर रिच फार्म्स है, जहां पे फूलों की खेती है, वो रिक्वायर होती हैं बी कीपिंग करने के लिए, बट उनके पास जो है सीजनल ऑर्चर्ड्स हैं, जैसे गुआवा के, जो कि 3 महीने ही रहती हैं। तो उनका एक ये डाउट है कि अगर जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनके पास और ज्यादा फूलों के बागीचे नहीं है, क्या अगर वो नहीं रहे तब भी वो मधुमक्खी पालन कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, इनके सवाल का जवाब। बिल्कुल, आप आराम से कर सकते हैं। आप वो खेतों में, आपके खेतों में आप वो फसल नहीं रखें, लेकिन आपके अगल बगल खेतों में मधुमक्खियां कम से कम 12 किलोमीटर तक चारों तरफ दिशाओं में जाती, तो आप नहीं रखे हो। मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल से नहीं शहद निकलेगा, मधुमक्खी नहीं उस पर बैठेंगी, लेकिन जो 12 किलोमीटर तक जो जंगलें होती हैं, जो आपके कुछ ऐसे छोटे छोटे फूल होते हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखती लेकिन मधुमक्खियों की आंखों से दिख जाती हैं, तो वो चीजों से आपको मधुमक्खी पालन में आपको मदद मिलेगा। रही बात गुआवा हुआ, लीची हुआ, आपका जो जैसे कद्दू हुए, लौकी हुए, इन सभी फूलों पे मधुमक्खियां बैठती हैं। हाँ, आलू, प्याज, लहसुन, इनमें फूल नहीं निकल, जिन जिन में पौधे में फूल नहीं निकलते उस पर मधुमक्खियां नहीं बैठती हैं। यहाँ पे एक उदाहरण आपको दे देता हूं मैं। इजराइल ऐसा देश है जहां पे आधा आधा देश उनका रेगिस्तान है। जब वो अच्छे से मधुमक्खी पालन करके अपने खेती की उपज को बढ़ा सकते हैं, तो हमारे सोने जैसे धरती, हमारे यूपी हुआ या हिंदुस्तान हुआ, तो वहां से तो हम पता नहीं क्या क्या नहीं उगा लें। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, बड़ी फतेह की बात कही। हमारी तो धरती माँ इतनी ज्यादा उपज है कि यदि हम आज एक कंकड़ भी फेंकते हैं तो वह भी फसल का रूप ले सकती है। इतना उपजाऊ है हमारा भारत देश। आशा करते हैं नागेंद्र सिंह राणावत जी, आपको आपके सवाल का जो पहला पार्ट है उसका उचित जवाब मिल गया है। इनका दूसरा पार्ट भी है कि ऑल्सो स्पेसिफाई द फीड मैनेजमेंट। नागेंद्र सिंह राणावत जी हमारे साथ जुड़े रहे, हम आगे अपने सेगमेंट में इसकी भी चर्चा करेंगे। यतिन पटेल हमारे भाई हैं, वो भी जुड़े रहते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ एरिया, टेम्परेचर एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ हनी बी फार्मिंग एज आई एम इंटरेस्टेड। यतिन पटेल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। मुख्य सेगमेंट्स है, इन पे आपको, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, क्योंकि सवाल तो हम लेते रहेंगे परंतु समय का भी ख्याल रखना है हमें। देख सकता हूं मैं कि करीबन 25 से 30 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं ये चाहता हूं आप ये बताएं कि मधुमक्खी पालन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं और इससे आय सृजन के मौके किसान भाई कैसे कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी बात है, एक यही मधुमक्खी पालन ऐसा रोजगार है जिसमें हमें जमीन की जरूरत ही नहीं। 1 फीट भी जमीन हमें नहीं चाहिए, 1 वर्ग भी जमीन नहीं चाहिए। हमें दूसरे किसानों की मदद से, भारत सरकार की जो रोडें हैं, गांव में जो आपका मेड़ हैं, उन मेड़ों पे मधुमक्खी को बक्से को रख के हम इससे पालन किया जा सकता है और रोजगार की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा, किसान भाई जो अपने फसल करते हैं, जो खेती करते हैं, अगर वो पूरा खेती पर अपना ध्यान देना चाहते हैं, अब ध्यान दीजिए, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। खेती के साथ साथ 2-4 बक्से, बस 2 या 4 बक्से अपने खेतों में लगा लीजिए। खेती से तो हमें उपजाऊ, हमें पैसे तो इनकम होंगे ही होंगे, सरसों हुआ, अरहर हुआ, साथ में आपको अच्छी शहद भी मिलेगी जो आपके साथ साथ आपके अगल बगल वालों के लिए, पड़ोसियों के लिए भी फायदेमंद होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका, कि जो इसके बेरोजगार युवक हैं, जो ये सोचते हैं कि हम बेरोजगार हैं,
2-4 बक्से लगाने से ये जो बेरोजगार का तमचा है वो आपका हट जाएगा और आप रोजगार की जीवन जीने लगोगे। और साथ में आप और भी कुछ कार्य कर सकते हो मधुमक्खी के पालन में। हम आगे के सेगमेंट में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप कर सकते हो। सबसे जरूरी चीज ये है कि हल्के काम के नाते, बहुत ही हल्का काम है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे घर की मेरी माँ, दीदी, बहनें, ये सभी लोग, स्त्रियां, ये सभी लोग अपने मधुमक्खी को पालन कर सकते हैं। साथ में जो बच्चे हैं वो भी उनको खेल में मधुमक्खियों के साथ उनका हाथ पका सकते हैं। बहुत जरूरी है किसी व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए कि उसमें लागत क्या लगती है। सबसे पहली बात है कि आज के डेट में कोई भी एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए जितने भी खर्चे हैं, खर्चे 1 से 2 लाख से कम खर्चे नहीं होंगे। इस व्यवसाय में कम लागत से आपको शुरुआत की जा सकती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी बोलूंगा कि भारत सरकार इस मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा किसान भाइयों को सहयोग कर रहे हैं। साथ में आपको ये टेक्नोलॉजी से आपको सबसे अच्छी बात तो ये, किसी भी प्रोडक्ट को अगर निकाला जाए तो सबसे बड़ा डर होता है कि वो खराब हो जाएगा, लेकिन यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी खराब नहीं हो सकता। जितना ही पुराना होगा उतना ही उस प्रोडक्ट की मेडिसिनल वैल्यू अच्छी होती है। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, इस धरती पे एक यही इंसेक्ट है, यही एक कीड़ा है जो जिसके प्रोडक्ट को, जिसके उपज को हम खाते हैं, नहीं तो हम सारे जितने कीड़े और आते हैं उन सबको हम मार डालते हैं। तो इस मधुमक्खी पालन कीजिए, इसलिए मत कीजिए कि आप व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए कीजिए कि आप नेचर को बचाना चाहते हैं और साथ में अपने रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं। फिर एक मैं काम करूंगा, ये से आपका पॉलिनेशन के थ्रू आपका प्रोडक्ट बिल्ड होगा और ये कुटीर उद्योग है के अंदर ये आता है। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, काफी एक जो है प्रमुख बात आपने कही कि मधुमक्खी एक ऐसा कीट है जिसको हम मित्र कीट बोलते हैं और इसका ही ऐसा प्रोडक्ट है जो इंसान सेवन करता है तथा अति लाभदायक होता है। इसके कई औषधीय गुण है, मेडिसिनल वैल्यू है, जो कि कई ऋषियों, मुनियों, वेदों तथा आजकल मॉडर्न मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। काफी विशेषताएं हैं और इसकी हर प्रोडक्ट इंसान इस्तेमाल करता है। ज्ञानेन माथंकर, आशीष काले, मोहित खुराना, मनोज जी, करण सोनी, उदित सिंह, सब लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं और अपना अभिवादन कर रहे हैं। इसी बीच हम आगे अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले एक दूसरा सवाल मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे व्यूअर हैं वो आते हैं इसी आशा से आते हैं कि उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब उदित सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये पूछ रहे हैं मधुमक्खी पालन के लिए पूर्वांचल में ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं और ये कितने दिनों की होगी, श्रीमान प्रकाश डालिए। तो डॉक्टर साहब आप तो एक्सपर्ट हैं इसमें, प्लीज इस पे जरा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग के लिए आपको सरकार भी ट्रेनिंग कराती हैं, कई एनजीओ भी ट्रेनिंग कराते हैं और कोई प्राइवेट संस्था भी कराते हैं। सबसे पहली बात, सरकारी में अगर आप जाएंगे तो खादी बोर्ड, आप अपने स्टेट के खादी बोर्ड DBIU को संपर्क कीजिए, वो आपको ट्रेनिंग कराने में आपको मदद करेंगे। दूसरा, आपका हॉर्टिकल्चर भी आपको इसमें मदद करता है। तीसरा, आपको इग्नो भी इसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स देंगे और साथ में आपको ट्रेनिंग भी कराती। अगर किसी भी कोर्स को आप सर्टिफिकेट कोर्स हासिल करते हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है आगे अपने आप को डेवलपमेंट करने में। चौथा, एनजीओ भी आपको हेल्प करता है और उससे ज्यादा हेल्प, सर्टिफिकेट कोर्स तो आप इग्नो से कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर एक मधुमक्खी पालक के पास आप जाइए और कहिए भैया मुझे ये काम सिखाना है, तो मैं श्योर हूं सारे मधुमक्खी पालकों की तरफ से कोई आपको मना नहीं करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने के लिए आपको बुला लेगा। इसमें क्या होना चाहिए, आपको धैर्य रहना चाहिए कि मधुमक्खी पालन करने के समय आपको मतलब वो तो रख लेगा, लेकिन आपको काम सीखना है तो काम खींचना पड़ेगा, मतलब छीनना पड़ेगा अपने वहां के। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किस घर से आता हूँ, किस कास्ट से आता हूँ, क्योंकि उस समय आप एक शिष्य हो और सामने वाला आपका गुरु है। अगर मैं आज के डेट में मैं कितना भी पढ़ाई कर लिया हूँ, अगर मैं अपने किसान भाई मधुमक्खी पालकों के पास जाता हूँ तो ये सोच के जाता हूँ कि मुझे उनसे कुछ सीखना है।
तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे पास भी आ सकते हैं सीखने के लिए। हमारे किसी भी मधुमक्खी पालक के पास जाइए, वो आपको काम सिखा देंगे। लेकिन एक सर्टिफिकेट कोर्स हासिल करना जरूरी होता है, वो आपको इग्नू के माध्यम से आपको मिल जाएगा। वो भी आपको बहुत कम लागत में 500 या 1000 रुपए इस तरह से कुछ फीस होते हैं, और 6 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स होती है। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन आपको मदद करेगा, स्टेट खादी बोर्ड मदद करेगा, और साथ में आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी, और यहाँ तक कि सुनने में आया कि कृषि भी इसमें आपको मदद करेगा मधुमक्खी पालक की ट्रेनिंग देने में और साथ में आपको सर्टिफिकेट प्रदान करने में। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, उदित सिंह जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो, क्योंकि काफी बोर्ड्स के नाम बताए डॉक्टर साहब ने, काफी जगहों के बाद जो है जगहों के नाम बताए जहां आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। नागेंद्र सिंह राणावत जी भी पूछ रहे हैं कि केमिकल इंसेक्टिसाइड और स्प्रे का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी बातें हमारे आने वाले सेगमेंट में डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहें। सुमित चौरसिया जी, मुकेश अहिर जी, सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपना अभिवादन दे रहे हैं। अभिवादन देने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। डॉक्टर साहब, अब मैं चाहता हूं आप ये बताएं हमारे व्यूअर्स को जी, जो ये मधुमक्खियां हैं, इनका जीवन चक्र तथा विकास किस तरह से होता है और ये जानकारी कितनी जरूरी है मधुमक्खी पालनों के लिए। जी डॉक्टर साहब। ये मधुमक्खी पालन की जानकारी सबके लिए जरूरी है, जो काम करते हैं या जो काम नहीं करते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि मेरे पास लगभग 10 फोन रोज आते हैं लगभग, कि सर मेरे घरों में, मेरे बंगले में, मेरे यूनिवर्सिटी में, मेरे बालकनी में मधुमक्खी के छत्ते लग गए हैं, उसको हटा दीजिए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, चाहे वो घर, जिसके घर में मधुमक्खी के छत्ते लगे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ वहाँ पे वो एरिया पॉल्यूशन से फ्री है, मतलब वहाँ पे प्रदूषण नहीं है। और ये बिल्कुल, अगर हम इनको परेशान नहीं करेंगे तो ये मधुमक्खी बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे। जब हम इनको परेशान करेंगे, जब इनको छेड़ेंगे, तो ये आपको भी परेशान करेंगे। अब रही बात जीवन चक्र की, जो इनकी मधुमक्खियों की जीवन चक्र होती हैं, ये इनको बड़े होने में, मतलब एक मधुमक्खी बनने में 21 दिन का समय लगता है, और इनकी पूरी लाइफ साइकिल जो होता है वो 42 दिन का होता है। एक बक्से के अंदर एक रानी होती है, जो आप सभी लोग को मालूम होगा, और एक वो रानी जो है अंडा निकालती है। अंडा एक रात में लगभग 2 से 3 हजार तक, अच्छा सीजन चलता है तो अच्छा एग लेकर देती हैं। और वो अंडा जो ले करेगी, अंडा रहता है एग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो चावल के दाने की तरह रहेगा। जब भी आप छत्ते में देखिए, अगर चावल के दाना जैसे खड़ा है, तो इसका मतलब रानी ने अंडा दिया। जो अंडा का जो ड्यूरेशन होता है वो 0 दिन से लेकर 3 दिन तक, 3 दिन तक वो अंडा रहेगा। जैसे चौथा दिन शुरुआत होगी, वो लार्वा स्टेज में चला जाएगा। जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे किसान भाई हैं, जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते हैं या देखे होंगे, तो उसको समझ सकते हैं कि लार्वा क्या होता है। लार्वा 4 से 10 दिन तक होगा, और फिर उसको लार्वा को मधुमक्खियां ही खाना खिलाती हैं। बड़ी जो मधुमक्खी होती है उसको जिंदा रखने के लिए खाना खिलाती हैं। फिर 4 से 10 दिन लार्वा का समय होता है। लार्वा जैसे खत्म होगा, लार्वा के ऊपर एक कैप बन जाएगा, एक छत्ता बन जाता है, जिसे कहते हैं सील हो जाएगा, और उसको कहते हैं प्यूपा। प्यूपा का मतलब ये होता है, ये स्टेज ऐसी होती है कि मधुमक्खी इस स्टेज में कुछ खाना नहीं खाती, और ये स्टेज होता है 11 से 20 दिन। अब 20 दिन के बाद जब 21 दिन शुरुआत होती हैं, तो मधुमक्खी पहले अपने सिर के रास्ते से, अपने जो उसके 2 एंटीना लगे होते हैं आगे, जिसको एंटीना इंग्लिश में कहते हैं, उससे निकलती है बाहर, और 21 दिन बाहर आ जाती हैं। और शुरुआत के 21 और 22 और 22 दिन तक, 2 दिन तक, जो मधुमक्खी, इसको कहते हैं एडल्ट मधुमक्खी, और ये क्या करेंगी, जो लार्वा थी वो उनको खाना देती हैं, उनको फीड करती हैं, उनको जिंदा रखने में मदद करती हैं। इसको कहते हैं नर्स बी, और या हिंदी में कहते हैं माता। जिस तरह से हमें नर्स, हमें हॉस्पिटल हमें नर्सिंग करती हैं, या जिस तरह से हमारी माँ हमें पालती हैं, वैसे ये माता मधुमक्खियां अपने छोटे बच्चों को, लार्वा को पालती। अब जैसे 2 दिन माता भी हो जाती हैं, तो फिर ये अपने मधुमक्खी के किनारे जो बक्से होते हैं वहां बैठी रहती हैं 2 दिन तक। वहां बैठती इसलिए हैं, फिर इनका काम आता है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब ये हुआ, जब आप जाओगे तो ये सबसे पहले ये अटैक करेंगी, ये अटैक करती हैं। फिर 22 से 23 दिन तक ये सिक्योरिटी गार्ड रहेंगी, और 23 से 42 दिन तक
ये मधुमक्खियां उड़ेंगी और इसको कहते हैं फॉरेजर बी। और ये मधुमक्खियां जाती हैं और फूलों पर बैठेंगी और वहां से ये जो है पराग या मकरंद को सक करके अपने छत्ते के अंदर लाती हैं और फिर उसी पराग और मकरंद को हनी बनाती हैं और फिर रानी हो या और भी जो माता मधुमक्खी हो या सेक्रेटरी मक्खी हो, वो उसी के ऊपर अपना जीवन को यापन करती हैं। दूसरा चीज, अगर बक्से में कोई भी मधुमक्खी अगर मरी हुई मिलती हैं तो यही फॉरेजर मधुमक्खियां भी उसको साफ करती हैं, जिसको एक साइंटिफिक या एक लैंग्वेज में कहा जाता है हाइजीनिक बिहेवियर। जैसे हम इंसानों में होता है वही चीज बिहेवियर इनके अंदर भी रहती है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इनका जीवन चक्र, इनका विकास तथा इनके पारिवारिक जो पूरा एक समूह है किस तरीके का होता है, चाहे मादा हो, चाहे नर हो, चाहे फॉरेजर हो, और किस तरह से इनके बिहेवियर होते हैं, हाइजीनिक बिहेवियर होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। 20 से ज्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। करण सोनी जी हैं, मुकेश शहीर जी हैं, नागेंद्र सिंह राणावत जी है, सुमित चौरसिया जी हैं, ज्ञानेंद्र, उदित सिंह जी, सबका जुड़ने का लिए और सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों एवं व्यूअर्स को ये बताएं कि जो मधुमक्खी पालक हैं वो मधुमक्खी के कौन से विशेष प्रजातियों का इस्तेमाल करें ताकि अधिक से अधिक शहद की प्राप्ति हो सके और आय सृजन में फायदा हो सके। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जो मुख्यतः जो प्रजातियां पाई जाती हैं अपने हिंदुस्तान में वो 4 तरह की। सबसे पहली एपिस इंडिका, जिसे कहते हैं देसी मधुमक्खी या इंडियन मधुमक्खी। दूसरा होती है एपिस मेलिफेरा, जिसे कहते हैं इटालियन मधुमक्खी या यूरोपियन मधुमक्खी। तीसरा होता है एपिस डॉर्सेटा, जिसे कहते हैं रॉक बी और या हिंदी में कहते हैं पहाड़ी मधुमक्खी। चौथी होती है स्टिंगलेस मधुमक्खियां, जिसे हिंदी में कहते हैं छोटी मधुमक्खी। हम एक एक को कंपेयर करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन मधुमक्खी से, जिसे कहते हैं देसी मधुमक्खी या एपिस इंडिका। ये जो जीवन चक्र सारी मधुमक्खियों का एक समान होता है, जो हमने अभी आपको पिछले सेगमेंट में बताया, लेकिन जो काम करने का तरीका होता है वो बदल जाता है। जैसे एपिस इंडिका मधुमक्खियां होती हैं, वो अपने गोलाई में, अपने रेडियस में चारों तरफ 6 किलोमीटर केवल 6 किलोमीटर तक ट्रेवल करेंगी। और जिसके नाते ये जो इनके पर एनम हनी निकालने की क्षमता होती है, किसान भाई निकाल सकते हैं 6 से 8 केजी मैक्सिमम, 6 से 8 किलो। जो इटालियन मधुमक्खी होती हैं वो कम से कम 12 किलोमीटर गोलाई में घूमती है रेडियस में चारों तरफ, और इनके एक साल में कम से कम 45 से 50 केजी तक शहद निकाला जा सकता है। तो इटालियन मधुमक्खी को अपने हिंदुस्तान में लगभग 1980 से ये इसको स्टार्ट कर दिया गया पालन, और ये मोस्टली नॉर्दर्न साइड में ये पूरा इटालियन मधुमक्खी, नॉर्दर्न इंडिया में ये पूरा इटालियन मधुमक्खी पाली जाती है। जबकि साउथ इंडिया के केरला में आपको या तमिलनाडु में इंडियन मधुमक्खियों की पालन आज भी की जाती है। ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि इटालियन मधुमक्खियां वहां पे ज्यादा सर्वाइव नहीं हो पा रही हैं कंपेरेटिव टू इंडियन मधुमक्खी। रही बात रॉक मधुमक्खी, रॉक बी या पहाड़ी मधुमक्खी, ये जो मधुमक्खियां होती हैं ये आपको जंगलों में मिलती हैं, जैसे बहराइच हुआ, मध्य प्रदेश का मंडला डिस्ट्रिक्ट हुआ, यहाँ पे ये जो मधुमक्खियां पाई जाती है इनको कहते हैं जंगली मधुमक्खी। और इस मधुमक्खी का जो शहद जो होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये पूरा पोल्यूशन, ये वही छत्ते लगाती हैं, पहाड़ी मधुमक्खियां वही छत्ते लगाती हैं जहाँ प्रदूषण रिचुअल ना हो। जैसे आपका पानी का टंकी हुआ, यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ, या किसी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग हुई, हाइट पे होती हैं जहाँ पोल्यूशन रिचुअल नहीं हो, प्रदूषण पहुंच नहीं सकता, ये वहाँ छत्ते लगाती हैं और ये भी 40 से 50 केजी शहद दे देती हैं। और इनका जो है शहद बहुत ही बेनिफिट होता है, हेल्थ बेनिफिट होता है। ये मोस्टली जो जंगलों में पाए जाते हैं, नीम या जामुन, ये उन पे छत्ते लगाती हैं और इनकी हनी भी बहुत हेल्थ बेनिफिट होता है। छोटी मधुमक्खी मोस्टली छोटी होती है और प्रोडक्शन भी इनका कम होता है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही विविध तरीके से बताया कि ये जो सारी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी प्रजातियों का क्या रोल है, कितना शहद वो निकाल सकती हैं, और तथा ज्यादा आय सृजन करने के लिए, ज्यादा
मध या शहद प्राप्त करने के लिए इटालियन मधुमक्खियों का ज्यादा से ज्यादा संवर्धन तथा उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, क्योंकि समय का भी एक सीमा है और ख्याल रखना है। सवालों की फहरिस्त तो काफी लंबी है। मोनालिसा जी हैं, उन्होंने भी अपना धन्यवाद ज्ञापन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा जी हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए। अब मैं चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मधुमक्खी पालन करने का यदि किसी ने सोचा, जैसे कि हमारे एक भाई है यहाँ पे यतिन पटेल जी हैं, वो काफी इंटरेस्टेड है इसको करने के लिए। इसी तरह से जो भी हमें आज जो है देख रहे होंगे, वो सब यही सोच रहे होंगे कि मुझे भी करना है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन करने से पहले मुख्यतः किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें किसान भाई, ताकि उनको आगे चल के परेशानियों का सामना ना करना पड़ा? जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे जरूरी ये है कि हमें मधुमक्खी पालन करने से पहले ये डर हटा दें कि मधुमक्खियां हमें डंक मारें। उनके पास प्यार से जाएं, प्यार से रहें, वो डर हटा दिया जाए। दूसरा, जिस तरह से कौन सी रानी मधुमक्खी है, कौन सी नर मधुमक्खी है, कौन सी स्पीसी प्रजातियां हैं, उसके बारे में जानकारी लें। एक छोटे से लाइन में ये कहूंगा कि हमें मधुमक्खियों को बहुत फेमिलियर हो जाना चाहिए पहले काम करने से पहले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। दूसरा चीज इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए जो ये काम करने का चीजें होती हैं वो स्टार्ट हो जाता है हमारे साथ गुड हैंडलिंग, मतलब इक्विपमेंट जो होता है उसको हैंडलिंग अच्छे से की जाए। अब जैसे ट्रैक्टर, अगर खेत हम जोत रहे हैं, अच्छे से नहीं है ट्रैक्टर को चलाएंगे तो प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंट होना ही होना है। अगर हम बैल के साथ खेत जोतने जा रहे हैं, अगर अच्छे से नहीं जोतेंगे तो हमें पैर में चोट लगना ही लगना है। तो उसी तरह से भी इक्विपमेंट कुछ होती हैं, शहद निकालने वाले यंत्र होते हैं, उसको अच्छे से हैंडलिंग करने का हो जाने, कैसे हैंडल करना है उसकी ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। बहुत जरूरी है फील्ड सिलेक्शन। जैसे अभी हमारे किसी किसान भाई ने बताया कि अगर हमारे पास गेहूं के खेत है, क्या हम वहां, या प्याज या लहसुन खेत है, क्या वहां पर रख सकते हैं? तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम 12 किलोमीटर तक मधुमक्खियों को फूल पौधा कुछ दिखे। अगर फील्ड सिलेक्शन सही नहीं है तो सब के सब मधुमक्खियां आपकी एक मतलब खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो फील्ड सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है। एक चीज और, में किसी भी काम करने के जो हमारे नए किसान भाई लोग हैं या जो पुराने किसान भाई लोग हैं या जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं इसके साथ, उनसे भी मैं कहूँगा इसके लिए उनके परिवार, फैमिली और नेबर जो पड़ोसी होते हैं, परिवार और पड़ोसी दोनों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि परिवार किस तरह से सपोर्ट करेगा और नेबर कैसे सपोर्ट करेगा। उदाहरण के तौर पे जो मैंने प्रैक्टिकली मैं देखा हूँ, मैं अपने फील्ड में अपने किसान भाइयों के साथ जब मैं जाता हूँ या मैं खुद काम करता हूँ, जैसे मान लीजिए लीची का खेत है, लीची का बगीचा है, मैंने अपने मधुमक्खी को बक्से को वहां लगा दिया। जिसका बगीचा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बगल वाला बगीचा है उसको किसी ने भरमा दिया कि भैया ये मधुमक्खी के बक्से अब तुम्हारे खेतों में, तुम्हारे बगीचे के बगल में आ गए, ये सारे रस चूस लेगी आपके बगीचे का, लीची का, और लीची कुछ नहीं होगा। तो वहां पे पड़ोसियों का सपोर्ट होना जरूरी है। मान लीजिए आप अपने खेतों में लगा दिए, बगल का खेत है, बगल खेत में किसी ने वो लगा दिया कि भैया नेबर ये इसको हटाइए, ये आके हमारे बच्चों को डंक मार देंगे। तो यहाँ पे पड़ोसियों को अच्छे से समझाइए, पहले समझाइए भैया कुछ नहीं करेगा, ये मधुमक्खियां आपके भी फसल को बढ़ावा देगी, मेरे भी फसल को बढ़ावा देगी। ऐसा नहीं है मधुमक्खियां ये कहेगी भैया ये राधे श्याम का है मधुमक्खी और ये श्याम जी का है मधुमक्खी, ऐसा नहीं है। वो मधुमक्खियां हर खेतों में एक साथ बैठती हैं और एक साथ पॉलिनेशन करने का काम करती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये नेबर को अपने हमारा काम है, हमारे बी कीपर का काम होता है नेबर को भी साथ लेके चलना, प्यार से अच्छे से समझा के। दूसरी, परिवार, कोई भी काम आप करोगे, हमारा जो अपना पर्सनल अनुभव ये कहता है, ये किराना की दुकान तो है नहीं कि आज हमने किराना का दुकान खोल दिया और उद्घाटन हो गई, अब कल शाम को गल्ला में पैसा नहीं कुछ तो 2-3 हजार रुपये आ ही जाएंगे आपको। तो घर वाले देखे, अरे वाह बेटा ने 2-3 हजार। ये आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, एक मधुमक्खी पालक बन रहे हो, एक आप अपने लिए सेवा नहीं कर रहे हो, आप राष्ट्र सेवा कर रहे हो, आप इसके अंदर अपने देश के लिए सेवा कर रहे हो। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस होना जरूरी है। मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 महीने, जैसे गेहूं लगा दे तुरंत गेहूं तो कटेगा नहीं, 3 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या परिवार वालों को बताना पड़ेगा कि मम्मी, चाचा, ताऊ
कुछ दिन रुक जाइए आप लोग, फिर हमारा शहद निकलेगा, हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, तब हम उसको बेच के हमारा गला भी भरेगा और उससे ज्यादा भरेगा। तो यहाँ पर परिवार और पड़ोसी का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर कोई जीव इस धरती पे है, कोई भी जीव इस धरती पे, तो बीमारी लगना ही लगना है। उसी तरह से मधुमक्खियों को बीमारियां लगती हैं, जीव है बीमारी लगती हैं, तो उन जीवों को कैसे हम ठीक करें, इसके बारे में कौन कौन सी बीमारी लगती हैं, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो उसकी प्रोडक्ट निकलेंगे, हनी हुआ और ये जो प्रोडक्ट हुए, उसका हम क्या करेंगे। क्या हम एक तरह से एक होलसेलर बन के हम उसको बेच देंगे, कि हम उसको एक एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। एंटरप्रेन्योर बनेंगे तब हम उसको उसका मूल्य और अच्छा मिलेगा। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो ये हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट पे अगर लखनऊ का प्रोडक्ट है, लिख सकते हैं मेड इन लखनऊ, मेड इन सीतापुर, और उसी किसान भाई प्रोडक्ट को बाहर भी भेज सकते हैं। आगे वाले सेगमेंट में आप देखोगे कितने आराम से आप पैकिंग वगैरह किया जा सकता है। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने काफी अच्छी बात कही इस जो है सेगमेंट की, कि किस तरह से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो प्रोग्राम है राष्ट्र हित में और राष्ट्र को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन का रोल रहा है। नागेंद्र सिंह राणावत जी हैं, वो बार बार ये जानना चाहते हैं। नागेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखें, हम आ ही रहे हैं अपने उस सेगमेंट में जिसमें कि हम इंसेक्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फील्ड का कैसे किया जाए ताकि मधुमक्खियों के स्वास्थ्य पे हानि ना पड़े, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इम्पैक्ट है। मनोज मेहता जी हैं हमारे साथ। मनोज मेहता जी ये पूछ रहे हैं, पहले तो मनोज मेहता जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। जी डॉक्टर साहब, इनके सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ आप दे दें। देखिए, इसका जो बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का, वो स्टार्ट होता है लगभग अगस्त से, क्योंकि इस जो समर सीजन होता है, मधुमक्खी जो नए बी कीपर होते हैं वो अगस्त से अपना काम को स्टार्ट करें। मतलब वो अपनी ट्रेनिंग अगस्त में लें और अगस्त से अपने बी बॉक्स से लें, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में बरस के होना शुरू हो जाता है, मतलब होने लगती है सरसों की फसलें या हरियाली स्टार्ट हो जाती है, धूप भी कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। तो बेस्ट समय अगस्त से लेके और इसका एंडिंग समय 25 अप्रैल तक। लेकिन अगर आप माइग्रेट करते हैं अपने, माइग्रेट आगे की स्लाइड में आप देखोगे सेगमेंट में, अगर एक जगह से दूसरे जगह अपने मधुमक्खी को ले जाते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में आप ले जाते हो, तो आपका सीजन कभी खत्म नहीं हो सकता। आप हिमाचल जाइए, आप कश्मीर जाइए, आप उत्तराखंड में जाइए, वहां की आप शहद निकालिए और उसकी आप वो करिए। तो इसकी टाइमिंग बेस्ट टाइम है अगस्त से अप्रैल का। जो इनकी लागत की बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से खर्चा होता है, मैं डिटेल में अगले सेगमेंट में बता दूंगा। तो मैं आपको एक ओवरऑल राउंड अप बता रहा हूँ। एक्सपेंस लगभग 3000 से 4000 के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर क्यों 3 से 4000 के बीच में? जब सीजन स्टार्ट होता है उस समय मधुमक्खियां के बक्से महंगे मिलते हैं। जब सीजन बिल्कुल पिक पे होती है तो उससे भी महंगा होता है। जब सीजन खत्म होने वाले लगते हैं तो सस्ते मिलते हैं। वो उसी तरह से है, जब एक गाय दूध देती है उसका रेट अलग होता है, जब वो गाभिन होती है तो उसका रेट अलग होता है, जब केवल गाय होती है तो उसका रेट अलग होता है। उसी तरह से मधुमक्खी पालक का रेट, लेकिन कितना भी अप डाउन होगा 3000 से 3800 के बीच से में ही रहता है, ऊपर नहीं जाएगा। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, बड़े ही एक मजेदार उदाहरण के साथ, एक सटीक उदाहरण के साथ आपने हमारे भाई ये मनोज मेहता जी का जवाब दिया। आशा करते हैं मनोज जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब, समय को देखते हुए बढ़ते हैं तुरंत हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। मधुमक्खी पालकों के लिए विशेष सामग्री कौन कौन सी उनके पास होनी चाहिए मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले? जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो इसमें एक मधुमक्खी के बक्से होना चाहिए जिसमें 10 फ्रेम होती हैं। वो जहां से आप ट्रेनिंग लोगे, जहां से आप सर्टिफिकेट लेंगे, वो भी आपको डायरेक्शन दे देते हैं। और ज्यादातर जो मधुमक्खी पालक हैं आप वहां पे जाकर विजिट करते हो, वो भी अपने कॉलोनी में से आपको वो कॉलोनी कुछ बी बॉक्स दे देते हैं। कॉलोनी का मतलब ये हुआ कि जैसे एक बॉक्स को एक कॉलोनी कहा जाता है, ठीक है? तो हो सकता है उसी में से आपको एक कॉलोनी, 10 कॉलोनी आपको दे दें, तो बी बॉक्स होना जरूरी है। दूसरा स्मोकर, ये मैं उन सबके लिए बोल रहा हूँ जो इस काम को कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन जो कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे प्रोडक्ट हाइजीन होगा। क्योंकि ये चीज जानना जरूरी है, जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो किसी के
शरीर के अंदर जाना है तो जितनी हाइजीनिक हो उतना ही साफ सुथरा से हमें अपने प्रोडक्ट को निकालना चाहिए। तो उस प्रोडक्ट को निकालने के लिए मधु निष्कासन एक यंत्र आता है, एक्सट्रैक्टर मशीन जिसे कहते हैं, उसमें दोनों तरह की आती हैं, एसएस ग्रेड आता है और साथ में लोहे का भी आती है। अगर एसएस ग्रेड आप लोगे तो और बहुत ही अच्छा होगा, उससे आप शहद निकालिए। और बहुत उससे क्या होता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो हनी होती है नीचे आ जाती है, आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों को डर लगता है मधुमक्खियों के काटने से, वो दस्ताने पहन सकते हैं। चौथा, एक बी ब्रश ले सकते हैं। पांचवा, एक सिर को कवर करने के लिए एक वेल है, नकाब है, वो लगा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो भी एंटरप्रेन्योर या जो भी किसान लोग या जो भी हमारे मधुमक्खी पालक हैं, जो भी बी कीपिंग करे, वो कोशिश करे कि जब भी वो अपने मोनाले में जाएं, मधुमक्खी पालन करने के लिए जाएं, मधुमक्खी को देखने जाएं, तो उस समय कोई सेविंग लोशन या कोई क्रीम या पाउडर ज़्यादा यूज ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, मधुमक्खियाँ आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि स्मेल आएगा आपकी तरफ से। तो कोशिश ये किया जाता है कि उसको अवॉइड किया जाए, और ना ही लगाएं तो मच बेटर, ऐसा कुछ नहीं, उसको लगाने से हम बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको हनी का स्मेल इतना अच्छा आएगा कि उससे आपको पूरे दिन में तरोताजा हो जाएगा। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं ये जो आपने सेगमेंट बताया कि कौन कौन सी सामग्रियां हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के पहले हमें कुछ ना कुछ एपरेटस तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, जिसके भरोसे ही हम कोई ना कोई व्यापार या आय सृजन का तरीका अपना सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, क्योंकि समय की कुछ पाबंदियां हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, आप जरा ये बताएं कि जो मधुमक्खी पालन में मुख्यतः किन किन बिंदुओं पे मधुमक्खी पालकों को निवेश करना पड़ेगा, और तथा कुल निवेश जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मधुमक्खी पालक कितना कर सकते हैं, ताकि कम से कम निवेश में ज्यादा से ज्यादा आय अर्जन कर सकें। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि फ्रेम, मधुमक्खी के फ्रेम लेना बहुत ही जरूरी है। और एक बॉक्स के अंदर 10 फ्रेम आती हैं, और एक फ्रेम का कॉस्ट लगभग 250, अगर जुलाई अगस्त में लेंगे तो लगभग 250 रुपये तक आपको फ्रेम मिल जाता है अगस्त महीने में। जैसे आप टाइम बिताते जाएंगे वो महंगा होता जाएगा। तो एक बी फ्रेम लगभग 250 रुपये में आता है, और एक बॉक्स में 10 फ्रेम लगभग 2500 रुपये हो गया। और एक मैंगो बॉक्स, एक लकड़ी की बॉक्स के अंदर ये रहती है सारे सामान है, तो लगभग 500 रुपये का वो बॉक्स आ गया। एक कंप्लीट बॉक्स बनने में कम से कम 3000 रुपये का एक्सपेंस हो। अब जब 3000 का एक्सपेंस हो गया, तो मेरा हमेशा मानना होता है कि एक किसान कम से कम 10 बॉक्स तो ले ही ले। अगर आप लोग ग्रुप बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 का ग्रुप बना लिए या 10 का ग्रुप बना लिए, तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपके एक्सपेंस बच जाते हैं और काम भी डिवाइड हो जाता है। एक्सपेंस तब उस समय बचते हैं, जैसे मशीन है हनी निकालने के लिए, तो एक मशीन रहेगा, वो 10 आदमी आराम से लेके यूज कर सकता है। जो आपके ग्लव्स हैं वो भी यूज किया जा सकता है, स्मोकर है वो भी आपका पैसा बच जाएगा। तो इस तरह से 10 आदमी का या 5 आदमी का ग्रुप बनाइए। टीम वर्क हमेशा मजा आता है काम करने में, टीम वर्क से। फिर उसमें एक बॉक्स से लगभग 3000 रुपये खर्च आते हैं, तो 10 बॉक्स में 30,000 रुपये हुए। एक बॉक्स से लगभग 50 केजी हनी मिनिमम निकल जाए। अगर थोड़ा सा ये बिजनेस नेचर के ऊपर डिपेंड होता है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब अगर मान लीजिए सरसों का फूल है, उसी समय पत्थर गिर गए या ओले पड़ गए या आंधी आ गए, या लीची के बगीचे में हम गए बक्से लेके, वहां पे तूफान आ गया तो लीची के भौरे झड़ गए, तो प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। लेकिन इतना नहीं अफेक्ट कर देगा कि आपको कुछ निकलेगा नहीं। मिनिमम कम से कम 50 केजी हनी तो निकल ही जाए पर इनम एक साल के अंदर। सो 10 बॉक्से से अगर 50 केजी हनी निकल रहा है तो 500 किलो हनी हो। अगर आप 1 केजी 500 किलो हनी बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 500 किलो हनी बेचने का मतलब आप अपने एरिया में अगर 100 आदमी को पकड़ लिया, अपने गांव में भी अच्छा यूज करते हैं शहद, ऐसा नहीं खाते लोग, बहुत अच्छे यूज करते हैं। और शहद ऐसा चीज है जो हर धर्म में यूज किया है, चाहे हमारे हिंदू भाई लोग हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई लोग हों, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हर होली कामों में, हर हमारे प्रेयर में हनी को, शहद को यूज किया जाता है, और सभी में शहद की मान्यता बहुत ज्यादा है। तो अगर आप 1 केजी हनी का रेट 160 रुपए केजी बेचते हैं, तो 500 किलो अगर हनी आप बेच दिए जो आपका निकला है, तो कम से कम आपका 80,000 रुपये।
जो 80,000 रुपए में अगर आप 30,000 रुपये हटा दो तो कम से कम 50,000 रुपये आपके हाथ में आया। तो लगभग 4,500 रुपये पर मंथ जो आप सरसों की खेती कर रहे हो केवल शहद से आपका बचेगा एक ओवरऑल। लेकिन खुद काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि शहद निकालने के लिए गांव में 4 लेबर को बुला ले, तो 4 वर्कर बुला लोगे पढ़े तो उसमें जो आपका पैसा बचेगा उनका चलेगा। खुद काम करेंगे तब। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ तो मैं खुद कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ तो मैं खुद कर रहा हूँ। ये थोड़ी कि मैं लेबर को बुला लूँ और मैं रिसेप्शनिस्ट बना लूँ तो फिर खर्चे थोड़ी बच पाएंगे। तो यहाँ पे आपको 4,500 रुपया पर मंथ मैं गारंटी दे रहा हूँ बच सकता है आपका। और साथ में एक अगर 10 बक्सा आप लोग लिए हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर अच्छे से नीट एंड क्लीन से अच्छे से काम कर दिया जाए तो कम से कम मिनिमम 3 बक्से या मैक्सिमम 5 बक्से आपकी बढ़ोतरी होगी, बढ़ेंगी। क्योंकि मधुमक्खियां भी अपना ये क्या कहते हैं जनसंख्या बढ़ाती हैं तो उनसे ब्रीड होगा। जब ब्रीड होगा तो फ्रेम डिवीजन मारा जाएगा तो मिनिमम 3 बक्से या 5 बक्से हो सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपके 15 बक्से हो जाएंगे। अगर नहीं तो अगर आप 5 बक्से चाहो तो आप बेच दो। अगर आप 5 बक्से बेचते हो तो 3,000 रुपए के हिसाब से आपको 15,000 रुपए ऐसे भी बच जाएंगे। और भी इसके प्रोडक्ट हैं शहद के साथ जो आप आने वाले समय में आपको बताऊंगा क्या रेट में बेच सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फायदेमंद हैं, लेकिन खुद काम करना चाहिए। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ खुद काम करने का मतलब कि मोबाइल पे इधर उधर समय ना बिता के काम फोकस करना बहुत फायदेमंद होगा इस काम में। और ये साथ में अपना तो जीवन शैली चेंज होगा ही होगा, साथ में आप देश को भी बढ़ावा दोगे आगे मेड इन इंडिया के नाम से। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने काफी प्रखर बात कही है, काफी एक जिसको बोलते हैं ना आई ओपनिंग बात कही है कि खुद जब तक हम कार्य नहीं करेंगे और दूसरों के भरोसे रहेंगे तो एक उद्यमी नहीं बन सकता है, आदमी एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। एक उद्यमी की यही विशेषता होती है कि वह 100 में से लगभग 55 to 60% कार्य खुद करता है। और हमारे साथ आज एक लाइव एग्जाम्पल भी है। व्यूअर्स, मैं देख रहा हूँ 20 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, समय की थोड़ी पाबंदी है, तो डॉक्टर साहब मैं जाता हूँ जल्द अब आप बता दें कि जो शहद के साथ साथ अन्य क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो पशुपालक ले सकते हैं और उनकी बिक्री से आय सृजन या किस तरह से रोजगार कमा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, एक तो शहद तो निकलता है। शहद के साथ साथ जब शहद निकाला जाता है अपर लेयर उसको बाहर निकाल दिया जाता है और वो उसको आप मोम बना सकते हैं। ये जो जहां शहद मैंने 160 रुपए किलो कहा दे सकते हो, वहां ये जो मोम होती है कम से कम 250 रुपए किलो बेच सकते हो। नहीं बिकेगा, नहीं खराब होगा, रखे रहो। अब ये मोम काम क्या आएगा, कहाँ काम बेच सकते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वाले खरीद ले जाएंगे। लेकिन अगर आपका 10 केजी मोम निकलेगा तो 10 केजी आप नहीं बेच सकते हो। लेकिन वही मैंने क्या बोला कि जब ग्रुप में काम करोगे 5 आदमी रहेंगे, 10 बक्से रहेंगे तो 100 किलो हो जाएगा। कई लोग दौड़ के आएंगे हमारे पास, लेके आ जाओ। तीसरा चीज वी बैग्स जो मोम होती है, हम उसको बेचे क्यों भाई, हम उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाकर एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मैं खुद अपने यहाँ डेवलप किया हूँ, करवाया हूँ, किया हूँ। मेरी वाइफ भी इसमें लगी हुई घर का। मान लीजिए हमने मेल ने खाना निकाला, मोम अपने घर में महिलाओं को दे दिया और मोम से हमने कैंडल बना लिया। कैंडल नाइट डिनर अच्छे से होटलों में चल सकती है। कैंडल दीपक, आप दिवाली में मैंने दिवाली गिफ्ट हैम्पर बनवाए थे कैंडल का, वहां यूज किया जा सकता है। फ्लोटिंग कैंडल बन सकता है, दीपक बन सकता है। और इसको दिवाली में आप अच्छे जगह पे और बहुत अच्छी ऑर्गेनिक, सबसे बड़ी बात है ये ऑर्गेनिक कैंडल, ऑर्गेनिक दीपक होती है। और इससे क्या होगा, पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करती है। और एक कैंडल जहां आप 50 रुपए से लेकर 100 रुपए में बेच सकते हो। तो इसी वी वैक्स कैंडल से आप वी वैक्स क्रीम बना सकते हो। अब वी वैक्स क्रीम बनाना बहुत आराम है, हमारे गांव में महिलाएं बना सकती हैं। उसको गर्म करो, सरसों का तेल डालो, शीशम का तेल डालो, आराम से वी वैक्स कैंडल क्रीम तैयार हो, थोड़ा सा डब्बे में डाल दो, एड़ी फटने में देखो कितना काम आता है। इसको भी आप बेच सकते हो अपने लोकल मार्केट में। तीसरा चीज, इसी वी वैक्स को आप जो कंपनी लेती हैं वो इसी वैक्स से काम आता है। जो एप्पल में एक्सपोर्ट होता है, सेब आप खर्चिए तो वहां से मोम निकलता है, वो इसी टाइप का वैक्स निकलता है। चाइना, अभी तक चाइना इसको सप्लाई करता था, और क्यों ना हम इसको अच्छे से काम कर लें तो हम उसको भी डिसीड कर सकते हैं। मेरे पास फोन आते हैं, भैया हम चाइना से वैक्स लेते थे, क्या आप इस रेट में आप दे दोगे। अगर देखिए, हमें महंगा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घाटा 100 ₹1 के मार्जिन बल्क में बेचिए, आपको फायदेमंद होगा। तीसरा आ गया पराग हाई न्यूट्रिएंट रिच डाइट है। फॉरएवर नाम की एक फॉरेन कंपनी इसको अच्छा बेच रही है, पॉलन नाम की। और ये जिसको मरेस्मस होता है,
डिजीज होता है, हम आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं, जो मेरेस्मस होते हैं, अगर इस पर अच्छा सा रिसर्च किया जाए, अच्छी मेडिसिन बनाया जाए पॉलन पे, बहुत अच्छा टैबलेट बन सकता है। और मेरेस्मस सूखा रोग बच्चों के लिए। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये नहीं कि यहाँ बोल दिया आप लोग खाना शुरू कर दो, ये एलर्जी भी क्रिएट करती है। तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट से ये पॉलन कोई भी नहीं खा सकता। तो पराग जो होती है बहुत ही हाई न्यूट्रिएंट रिच डाइट होती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, उसको दिया जा सकता है। ये भी आपका लगभग कम से कम 600 से 800 रुपए किलो बेचा जा सकता है। इसकी भी टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो पराग इकट्ठा करने का। चौथा परपोलिस। ये परपोलिस क्या है भला? आप देखो, आम के पेड़ के छाल निकाल दिया जाता है तो उसमें से गम निकलते हैं। वो जो गम होते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मधुमक्खी, हमारी दादी नानी उसको लेके अपने बिंदी लगाती थी जब गिर जाता था। तो ये जो चीज होती है परपोलिस, मधुमक्खियां उन वहां से पेड़ों से लेके आती हैं और अपने बक्से के किनारे, मधुमक्खी के बक्से के किनारे लगा देती हैं। उससे क्या होता है, जो बाहर की बीमारी है वो अंदर नहीं आती है। और ये हम इकट्ठा कर ले परपोलिस, तो ये हमें किस फायदा में आएगा? ये चिकनगुनिया, मैं ये नहीं कहता हूँ बीमारी को ठीक कर देता है, इट विल प्रिवेंट। हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा परपोलिस वगैरह लेने से। और ये भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, अच्छे से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इसको यूज करने को। चिकनगुनिया हुआ, डेंगू हुआ, इवन जो माता निकलते हैं, पॉक्स निकलता है, उसमें बहुत फायदा होता है। फिर आपका इसके अलावा इसके अंदर डंक भी, इसके बहुत अच्छे फायदे होते हैं, अच्छे रेट पे बिकता है। डंक हुआ, फिर रॉयल जेली हुआ। मतलब मधुमक्खी ऐसी चीज है कि उसको प्यार से अगर रखा जाए तो उसकी, जिससे हर एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया जा सकता है। हर एक प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है, और वो मार्केट अगर 10 बक्से तो इतना तो प्रोडक्ट होगा नहीं। आप अगल बगल ही बेच के आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। स्टार्टिंग को 10 बक्से से और हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ 5 साल के अंदर 10,000 बक्से हो सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने ये बात कही कि किस तरह से शहद तो है ही, शहद के साथ साथ जो अन्य प्रोडक्ट है, चाहे उसका मोम हो, चाहे परपोलिस हो, चाहे पराग हो, ये किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है आम जीवन एवं मनुष्य को। डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं जल्दी, क्योंकि 55 मिनट का समय हो चुका है और 1 घंटे का ही हमें समय प्राप्ति है, ताकि किसान भाई भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। तो मैं चाहता हूं आप जल्दी अब हमारे किसान भाइयों को बता दें कि किस तरह से ये जो मधुमक्खियां हैं ये शहद बनाती, क्योंकि कई लोगों के मन में भ्रांति है, ये शहद जो है ये शहद की, ये मधुमक्खी की उल्टी होती है, उसकी एक्सक्रीटा होता है, उसके खाने से भी बाज आते हैं। तो जरा इन भ्रांतियों को क्लियर करते हुए संक्षिप्त रूप में आप बताएं कि मधुमक्खियां मधु कैसे बनाती हैं। जी डॉक्टर साहब। मधुमक्खियों के पास लंबी जीभ होती है। जब इस किसी फूल पर बैठती हैं तो वो उस फूल से अपने रसों को चूस लेती है, जिसे कहते हैं मकरंद। चूस के वो अंदर उनके चला जाता है। अंदर जाते तो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पेट खाने वाला, और एक होता है उनका स्पेशल पेट कहते हैं, जिसमें हनी इकट्ठा होता है। हनी वहां गया पेट के अंदर, दोनों खाने का चैम्बर और इसका चैम्बर अलग है। हनी के पेट में गया और वहां एक एंजाइम पाई जाती है, इन्वर्टेज। इस इन्वर्टेज एंजाइम को हनी को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ब्रेक डाउन करने के बाद मधुमक्खियां उसको बाहर निकाल देती हैं और अपने सेल्स में, जिसको हेक्सागोनल सेल्स में जहां अंडा ले करती हैं, उसको छोड़ के जहां अलग जो खाली सेल्स होता है उसमें वो डाल देती हैं, और फिर उनका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर जिस तरह से हम आम को काट के धूप में सुखाते हैं, वैसे ही मधुमक्खी, एक मॉइस्चर उसमें ज्यादा होता है जो वोमिट की होती है, तो जैसे ही मॉइस्चर इवोपरेट होता है, अब पर एक वैक्स का लेयर फॉर्म हो जाता है, और फिर उस शहद को निकाल के हम आप डेली रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं इसको। जिस बात से जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि क्या क्या चीजें हैं जिसका हमें मतलब प्रखर ख्याल रखना पड़ेगा, और मधुमक्खियां किस तरह से मधु बनाती हैं, और ये जो भ्रांति है, जो एक ये मेंटल ब्लॉकेड है किसानों के दिमाग में या लोगों के आम जो है जनमानस के दिमाग में कि इसकी उल्टी होती है, एक्सक्रीटा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मधु खाएं, स्वास्थ्य को संवर्धित करें, तथा इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करके अपने आप को भी बचाएं एवं सबको बचाएं। तो डॉक्टर साहब, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आज बढ़ते हैं हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जो कि है किन किन बातों से मधुमक्खियों के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। मधुमक्खी पालन जो पालक हैं उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए मधुमक्खी पालन के दौरान, ताकि जो हमारी मधुमक्खियां हैं वह स्वस्थ रहें और अपनी क्रिया प्रांगण क्रिया करके ज्यादा से ज्यादा मधु देकर आय संवर्धन में लाभदायक कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों को। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो हमें अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है।
हमें अपने हाथों के नाखूनों को काट लेना है। नीट एंड क्लीन से अगर हम बी बॉक्स के पास जाएंगे, मधुमक्खियों को साफ रखिए, मतलब बक्से को, मिट्टी बारिश हो गई तो बारिश होनी है तो मिट्टी अगर आ जा रहा है तो उसको सफाई कर दीजिए। तो नीट एंड क्लीन सबसे बड़ा महत्व है मधुमक्खियों को मरने से या बीमारी लगने से बचने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मधुमक्खियों हैं, जो न्यूट्रिशन, मतलब अगल बगल जो है आपका फ्लोरा होना जरूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोबाइल को अवॉइड कीजिए जब भी आप बी कीपिंग के लिए जा रहे हो या बी बॉक्स पे जा रहे हो। मोबाइल के जो रेडिएशन होते हैं मधुमक्खियों के नर्वस सिस्टम पर भी अटैक होता है और उससे वो कमजोर होती हैं, वो अपना रास्ता भूल जाती हैं। तो ये अवॉइड कीजिए कि मोबाइल को यूज करना उस समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पेस्टिसाइड्स। देखिए पेस्टिसाइड ऐसे ही भला है कि ना तो हम इसको ना कह सकते हैं और ना ही इसको हाँ कह सकते हैं, लेकिन हम अपने मधुमक्खियों को बचा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सरसों के खेतों में कम पेस्टिसाइड डाला था, मेरे ख्याल से ना के बराबर ही डाला जाता है। यूकलिप्टस सफेदा को भी ना के बराबर ही डाला जाएगा। लेकिन जो सब्जी होती है, कद्दू हुआ, खीरा हुआ, जिनमें फूल होते हैं, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। तो वहां पे हम अपने बॉक्स को बी बॉक्स को नहीं लगाएं। अगर लगाते हैं तो क्या होगा, उस पेस्टिसाइड से मधुमक्खियों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सीधा अटैक कर देगा और आपकी मधुमक्खियों की जनसंख्या कम होने लगेंगी और एक समय ऐसा आएगा कि सारी मधुमक्खियां मर जाएंगी। तो ये भी आपको बचाना है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है, जब माइग्रेशन करते हैं तो टाइम का ख्याल रखिए कि किस समय हमको बॉक्स को लोड करना है और किस समय अपने बॉक्स को पहुंचाना है, ताकि सनराइज होने से पहले अपने मंजिल तक हम पहुंच जाएं, ताकि कम से कम हमारा डैमेज हो। तो इन सारे फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए हम मधुमक्खी पालन में बहुत सक्सेस पाया जा सकता है। जी सिद्धार्थ जी। तो डॉक्टर साहब आज आप हमारे बीच आए, आपने एकदम शुरुआती बिंदु से लेके मधुमक्खी पालन क्या है, मधुमक्खियों का जीवन, इनसे किस तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, मधु कैसे बनाता है मधुमक्खियां, सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ेगी, निवेश कितना कर सकता है किसान भाई, आय कितना सृजन कर सकता है, सारे बिंदुओं को आपने बखूबी टच किया और एक उद्यमी होने के साथ साथ आपने प्रोत्साहित भी किया जो युवा पीढ़ी है, युवक है, खास करके ये जो समय आ रहा है, अभी आने वाला समय है जिसमें हम देख रहे हैं एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। तो जो यूथ है, चाहे वो रूरल यूथ हो या अर्बन यूथ हो, किस तरह से वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी, आय सृजन का, आय अवसर का एक बहुत ही प्रबल क्षेत्र बन सकता है, इस पे आपने मुख्य बिंदुएं डाली। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मैं चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को तथा युवकों को जरा सा ये प्रोत्साहन दें कि उद्यमी तो बने ही, उद्यमी बनने के साथ साथ मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में किस तरह से वो जाके रोजगार सृजन करे तथा दूसरों को भी प्रेरणा दे। आपकी अंतिम सलाह डॉक्टर साहब। आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 9942630004। मधुमक्खी पालन के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जिसको भी मदद चाहिए, हम डॉक्टर नितिन कुमार सिंह, रॉयल हनी एंड बी फार्मिंग सोसाइटी चिनहट लखनऊ आपके साथ खड़े हैं। और आइए हम सब मधुमक्खी को बी फॉर नेचर और नेचर फॉर फ्यूचर बना दें, क्योंकि मेड इन इंडिया का समय अब आ गया है और हम सबको अपने सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के मेड इन इंडिया हनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। जी सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब आज आप हमारे साथ आए, करीबन 1 घंटे के इस सेशन में आपने कई बहुत सारी बिंदुओं को टच किया, हमारे किसान भाइयों को, व्यूअर्स को प्रोत्साहित किया। अभी भी हमारे साथ करीबन 15 से 20 लोग जुड़े हुए हैं। कई लोगों के सवालों के जवाब दिए आपने, कई सवाल हम उनके जवाब नहीं भी दे पाए, परंतु जिन किसान भाइयों का, जिन व्यूअर्स का जवाब हम नहीं दे पाए लाइव शो के दौरान, हम वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर उन सभी सवालों के जवाब हम अथक प्रयास के साथ अच्छा सा अच्छा जवाब आपको देकर आपको संतुष्ट करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज का ये समय निकालने के लिए, इस विषय पे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो जैसा ही किसान भाइयों, व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर नितिन कुमार सिंह जी आज हमारे साथ जुड़े। इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद एक उद्यमी बने, देश के डेवलप्ड नेशंस, बड़े से बड़े देशों में रहने के बावजूद उनको उनकी देश की माटी खींच लाई और इसी के तहत वो आज भारत में रह के, उत्तर प्रदेश में रह के मधुमक्खी पालन करते हैं तथा
अपने आसपास के, अपने राज्य के कई युवाओं को प्रोत्साहन भी देते हैं कि वह भी मधुमक्खी पालन करें तथा दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने और स्वतः निर्भर होकर स्वावलंबी बन के आय सृजन तो करे ही तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। इसी तरह से आज का हमारा ये सेशन शेष की ओर बढ़ चुका है। आशा करते हैं जो आज हमने जानकारी दी वो आपके लिए लाभदायी रही। इस सारी जानकारी का आप स्वतः इसका इस्तेमाल करेंगे तथा इससे लाभ अर्जित करेंगे। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को डाउनलोड करें तथा हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन के बारे में अपने आसपास के पड़ोसी, भाई, मित्रों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात नए नए एक्सपर्ट्स के जरिए हम आप तक पहुंचा सके। सभी श्रोताओं को, सभी व्यूअर्स को आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। कल फिर सुबह 11 बजे एक नई ऊर्जा के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ, नए ज्वलनशील मुद्दे के साथ मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।